Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss about the ureter injury. That is the most common topic for the theory as well as for the talks. So we will discuss the ureter injury in the laparoscopic gynecological surgeries. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरेटर का कोर्स देखेंगे. अच्छा, सबसे पहले कैसे एंटर होता है वेन द यूरेटर. आप देखें, ये है यूरेटर. ठीक है, ये एंटर होता है सबसे पहले पेल्विस में, पेल्विक ब्रिम पे ये क्रॉस करता है एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरीज पे. ठीक है, ये देखें, ये यूरेटर है, ये बाइफर्केशन हो रही है कॉमन इलियक आर्टरीज की, तो ये इसके ऊपर से आता है. फिर देन इट लेटरल टू द पेल्विक वॉल, फिर ये लेटरली जाता है पेल्विस में, और फिर ये बिल्कुल ओवेरीज के पीछे से आता है. देन इट क्रॉसेस द यूट्राइन आर्टरी बिहाइंडली. ये देखें, ये यूट्राइन आर्टरी है, फिर ये इसके पीछे से आ रहा है. ठीक है, और फिर ये पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द ब्लैडर पे एंटर होता है. सो दैट इज़ द कोर्स ऑफ द यूरेटर. ये आपको आएगा तभी आप आगे इसकी इंजरीज को समझ सकेंगे. ठीक है, ओके. सो ये कॉन्स्ट्रक्शन पॉइंट है इसकी, एक तो पेल्विक यूरेटर जंक्शन, और एक तो पेल्विक ब्रिम पे जहाँ पे ये क्रॉस करता है कॉमन इलेक आर्टरीज को, एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलेक आर्टरी से क्रॉस करता है, और एक तो जब ये इंटर होता है, ठीक है, ब्लैडर में. सो दीज आर दी थ्री कॉन्स्ट्रक्शन आर दी नेरोइंग पार्ट ऑफ द यूरेटर. ओके, सो इसकी इंजरीज को देखें आप के ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है. ग्रेड 1 इट मीन्स देयर इज़ अ कंट्यूजन और द हेमाटोमा, और ग्रेड 2 व्हेन देयर इज़ अ लीस 50% ट्रांजेक्शन, और मोर देन द 50% ट्रांजेक्शन इज द ग्रेड 3, एंड देन ग्रेड 4 द कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद लेस देन द 2 सेंटीमीटर डिवस्कुलराइजेशन, और ग्रेड 5 इज द avulsions with the more than the 2 सेंटीमीटर डिवस्कुलराइजेशन. अब यहाँ पे देखें, मोस्ट कॉमन टाइप जो इंजरी होती है ना, वो होती है ट्रांजैक्शन, जो लेप्रोस्कोपी में होती है. ठीक है, तो ये देखें पार्शियल ट्रांजैक्शन कैसे होती है, एंगुलेशन कैसे हो सकती है, और लाइगेशन कैसे हो रही है, इस्कीमिया ऑफ द यूरेटर कैसे होता है. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द यूरेटर इंजरी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 5 ग्रेड्स. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द टॉक आर्टिकल. Ureter injuries in the laparoscopic gynecological surgeries. So the ureter tract injury is the most common major complications of the gynecological laparoscopy. ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है सिर्फ गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज़ में. ठीक है, मैं बाकियों की बात नहीं करी, सिर्फ गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज़ में जो मोस्ट कॉमन इंजरी होती है वो होती है यूरेटर की. ठीक है, bladder and the ureter injury significant the morbidity and the medico-legal risk. Laparoscopy improve the recovery and the exposure but does not reduce the visceral injury risk. ठीक है, लेप्रोस्कोपी से रिकवरी तो इम्प्रूव हो जाती है, एक्सपोजर भी इम्प्रूव हो सकता है, बट इंजरी का रिस्क कम नहीं हो सकता. ठीक है, तो इंसिडेंस कितना है इनका, ब्लैडर की इंजरी का कितना रिस्क है, 0.02 to 8.3%, और यूरेटर लेस देन दी 1 to 2%. रिस्क किस में ज़्यादा होता है, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी में ज़्यादा होता है, और एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादा होता है. जब एडिशंस हो तब ज़्यादा होता है, जब मैलिग्नेंसी हो तब ज़्यादा होता है. ठीक है, अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है, जब आपकी पेल्विक एनाटॉमी पूरी डिस्टॉर्टेड हो, एडिशंस हो, या किसी पेशेंट में एंडोमेट्रियोसिस हो, या कैंसर हो, या प्रोलेप्स हो, या प्रीवियस सर्जरी हो, या प्रेगनेंसी हो, ओबेसिटी हो, तो इन दीज केसेस में रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है इंजरी का. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होता तो फिर इंजरी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है. अगर हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, सर्जन जो कर रहा है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है. और कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टमी, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है. एंडोमेट्रियोसिस एक्सीजन्स में ज़्यादा होता है रिस्क, और पेल्विक एडियोलाइसिस में रिस्क ज़्यादा होता है. ठीक है, anatomical proximity of the bladder to the cervix, ureter to the uterine vessels and the pelvic brim. यहाँ पे इंजरीज का रिस्क ज़्यादा होता है. कौन सी लोकेशंस पे, देखें आप, जब यूट्राइन वेसल्स को हम लाइगेट कर रहे हों एट द लेवल ऑफ द सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स से यूरेटर बिल्कुल अबाउट 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होता है इनका. ठीक है, और एट द लेवल ऑफ द पेल्विक ब्रिम, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है. अच्छा,
तो करना क्या चाहिए, कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? सेफ इलेक्ट्रोसर्जरी, इंस्पेक्ट इंसुलेशंस, use the lowest effective power and prefer the bipolar, avoid the capacitive coupling। ठीक है, तो हम जो डायथर्मी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा होता है। अगर हम बायपोलर डायथर्मी यूज़ करें और सेफली यूज़ करें, ठीक है, और जब यूज़ करनी हो तभी उसको ऑन करें, फिर ऑफ़ कर दें उसको, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो सकता है। ओके, कैथेटराइज करें हम पेशेंट को टू अवॉइड दी डिस्टेंशन, प्री अवॉइड डिस्टेंशन, ठीक है, और अवॉइड द सुप्राप्यूबिक वेरिस नीडल इंसर्शन। जो हम सुप्राप्यूबिक इंसर्ट करते हैं ना वेरिस नीडल लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में, उसे हम अवॉइड करें। हम इंसर्ट करें ट्रोकास अंडर द डायरेक्ट विजन, ठीक है। और एम्पटी द ब्लैडर, कंसीडर द फिलिंग विद द सलाइन डाई फॉर दी बाउंड्री रिकॉग्नाइजेशन। सो दीज आर दी सेफ्टी कंसर्न। अगर हम इसे करेंगे तो हम कॉम्प्लिकेशन के रेट से बच सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? अगर हम लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो हम ब्लैडर को डाइसेक्ट करें, पूरी जो एरिया है उसको प्रॉपरली हम एक्सपोज करें एडिक्वेटली ऑफ द वजाइना बिफोर द कफ क्लोजर। यूरेटर प्रोटेक्शंस, आइडेंटिफाई, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करें ना यूरेटर को। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? बाय दी आइडेंटिफाई दी पेरिस्टलाइसिस के थ्रू अंडर द लेप्रोस्कोपी, परफॉर्म द यूरिट्रोलाइसिस इन द कॉम्प्लेक्स केसेस, ठीक है। यूरेटर की डाइसेक्शन करें, हम उसको सेपरेट करें, दैट इज़ दी कॉल्ड दी यूरिट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये जब हम कॉम्प्लेक्स केसेस कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिशन, तो उसमें हम यूरिट्रोलाइसिस करें तो हम इंजरी से बच सकते हैं, ठीक। अवॉइड द एक्सेसिव थर्मल नियर द यूरेटर। हम ज़्यादातर डायथर्मी का यूज़ ना करें, जब हमें पता है कि यहाँ पे यूरेटर है, इंजरी हो सकती है, तो हम उसको अवॉइड करें, ठीक है। प्री ऑफ स्टैंडिंग ओनली इन द सिलेक्टिव केसेस में हम स्टेंट भी लगा सकते हैं, मोस्टली उन केसेस में जब एंडोमेट्रियोसिस हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, ठीक है। सो दीज आर दी सेफ्टी पॉइंट थ्रू विच वी प्रिवेंट दी यूरेटर इंजरी। उसके बाद आ जाते हैं ये तो थी प्री ऑपरेटिव, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि हम इंट्रा ऑपरेटिव कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो हमने जितना भी पढ़ा वो प्री ऑप था कि ठीक है, कैथेटराइज करें हम, वेरिस नीडल का इस्तेमाल ना करें, ब्लैडर एम्प्टी करें और डाइसेक्ट करें ब्लैडर को, यूरेटर को आइडेंटिफाई करें, डाइसेक्शन करें हम यूरेटर की, ठीक है। और थर्मल जो सोर्सेस हैं उनका इतना यूज़ ना करें, स्टेंट लगाएं। सो दीज आर दी प्री ऑपरेटिव। व्हाट अबाउट दी इंट्रा ऑपरेटिव, हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? सो अगर ब्लैडर इंजरी होगी तो यूरिन लीक होगा पेशेंट को, हेमेच्यूरिया हो सकता है उसको, और कैथेटर बैग डिस्टेंशन विद गैस। हम कैसे कंफर्म करेंगे? विद दी सिस्टोस्कोपी प्लस डाई टेस्ट, ठीक है। हम कौन सी डाई यूज़ करेंगे? मिथाइलिन ब्लू डाई कर सकते हैं या इंडिगो केरामाइन डाई। इंट्रा ऑपरेटिवली हम ब्लैडर इंजरी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को कंप्लेन होगी, ट्यूब में जो यूरिन आएगा वो हेमेच्यूरिया होगा, ब्लड स्टेंट होगा, ठीक है, और यूरिन लीक होगा। और फर्दर उसको इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी करेंगे? सिस्टोस्कोपी विद डाई टेस्ट, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ द MCQs आल्सो, that how will you confirm the bladder injury during the intraoperative? So by the cystoscopy and dye test, not only dye test, with the help of the cystoscopy plus dye test, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और यूरेटर इंजरी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिव? बाय लॉस ऑफ द पेरिस्टलाइसिस, ठीक है। पेरिस्टलाइसिस लॉस हो जाएगी जब यूरेटर इंजरी होगी। एब्सेंट यूरिन जेट, वो भी एब्सेंट हो जाएंगे। ब्लड एयर एट द ओरिफिस एंड द डाई एक्सट्रावजेशन, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट हाउ यू विल आइडेंटिफाई द यूरेटर ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिव। अच्छा, मोस्टली होता क्या है कि काफ़ी इंजरीज़ जो होती हैं वो इंट्रा ऑपरेटिव हम डायग्नोस नहीं कर पाते, फिर हमारे पास पेशेंट आती है पोस्ट ऑप पे, हमसे मिस हो जाती है, अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो इन केसेस में हम फिर पोस्ट ऑपरेटिवली हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट
कि ब्लैडर या फिर यूरेटर की इंजरी हो गई है और हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगी। पेशेंट प्रेजेंट विद द सुप्राप्यूबिक पेन, इट प्रेजेंट विद द हेमेच्यूरिया, यूरिनरी लीकेज पर वजाइना क्योंकि फिस्टुला बन जाता है, ओलिगोयूरिया, यूरोप्रोटीनियम, ठीक है, इलियस डिस्टेंशन एंड रेस्ड कैरेटिनिन। ये तो थी जब ब्लैडर की इंजरी हो। और अगर यूरेटर की इंजरी हो तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगी। फ्लैंक पेन होगा उसको, टेंडरनेस होगी, वाटरी वजाइनल लॉस, यूरिनोमा भी हो सकता है, सेल्यूलाइटिस, सेप्सिस में भी पेशेंट जा सकती है, ठीक है। और अगर थर्मल इंजरी हुई है यूरेटर की तो फिर फिस्टुला लेट बनता है आफ्टर 10 to 14 डेज ऑफ दी ऑपरेशन, ठीक है। और इसको फर्दर हम कंफर्म कैसे करेंगे। हिस्ट्री तो पेशेंट ने दी हमें, हमने एग्जामिनेशन भी किया, अब हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट लाइन हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है सीटी स्कैन एंड इंट्रावेनस यूरोग्राम। सिस्टोग्राफी भी हम करते हैं और रेट्रोग्राफ पाइलोग्राफी भी कर सकते हैं और फिस्टुला के लिए हम एमआरआई भी करवाएंगे। बट जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें सीटी और आईवीयू आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको मैनेज कैसे करेंगे। डायग्नोस कर लिया, हिस्ट्री हुई, एग्जामिनेशन की, हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमें डायग्नोस हो गया कि भाई ब्लैडर इंजरी हुई है। तो अब क्या करेंगे हम लेप्रोस्कोपिकली रिपेयर करेंगे, ठीक है। या तो फिर हम लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। अगर लेप्रोस्कोपी नहीं पॉसिबल है तो फिर हम लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। कैसे रिपेयर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दी 2230 वाइक्रल एब्जॉर्बेबल सुचर के साथ। कौन से सुचर हम लगाएंगे। कंटिन्यूस लगा सकते हैं या इंटरप्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरप्टेड हम तब लगाते हैं जब इंजरी लेस देन दी 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तब हम फिगर ऑफ 8 बनाते हैं इंटरप्टेड के ज़रिए। अच्छा, इंश्योर द वाटर टाइट क्लोजर, डाइटिस करके फिर हम कंफर्म करेंगे और पेशेंट को कैथेटराइज करके घर भेज देंगे। फार्दी कैथेटराइज कब तक करेंगे। फार्दी 10 to 14 डेज़ के लिए, ठीक है। फिर जब हमारे पास 10 to 14 डेज़ के बाद पेशेंट हमारे पास आएगी तो फिर हम इसका दोबारा सिस्टोग्राम कराएंगे। हम कंफर्म करेंगे कि अब तो कोई लीकेज तो नहीं है। जब हमें कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम कैथेटर रिमूव कर देंगे। कभी कभी जो मोस्ट स्मॉल इंजरीज होती हैं, ठीक है, या नीडल प्रिक इंजरीज हो जाती हैं, तो फिर इन केसेस में हम कंजर्वेटिवली भी हम मैनेज करते हैं, सिर्फ कैथेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिस्टुला मोस्टली 5% हो जाता है ब्लैडर इंजरी में। उसे फिर हम कैसे करेंगे रिपेयर। यूजुअली रिपेयर बाय दी सर्जिकली, लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, वजाइनली भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, ओके। तो अच्छा, यूरेटर इंजरी ये तो हमने ब्लैडर का पढ़ लिया। अब आ जाते हैं यूरेटर इंजरी। यूरेटर इंजरी में अगर माइनर क्रश आदि नीडल इंजरी हैं तो फिर उनमें हम स्टेंट भी लगा सकते हैं फॉर 2 to 6 वीक के लिए। ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था ना। ट्रांजैक्शन मतलब कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो होती है ना, टोटल ट्रांजैक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंजरी इन द लेप्रोस्कोप। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन हो गई है या तो फिर लेसरेशन हो गई है तो अब हम देखेंगे कि कौन से पार्ट ऑफ द यूरेटर में हुई है, ठीक है। अगर अपर पार्ट में हुई है तो हम क्या करेंगे, यूरेट्रोस्टोमी करेंगे, ठीक है। और जो अगर मिड पार्ट में हुई है तो फिर हम यूरेट्रोस्टोमी करेंगे या यूरेट्रोस्टोमी करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है। और अगर लोअर थर्ड में हुई है तो फिर हम इम्प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, यूरेट्रोन्यूसिस्टोमी। या तो उसमें फिर मोस्ट कॉमन हम बोरी फ्लिप लगाते हैं या तो फिर सॉसेज। Always ensure the watertight, tension-free, spatulated anastomosis with the stand. ओके, तो आप इस फिगर में देखें कि अपर पार्ट कौन सा होता है यूरेटर का, और मिडिल क्या होता है, और फिर लोअर क्या होता है, ठीक है। फ्रॉम द हाइलम अप टू द सैक्रोइलियक जॉइंट, यहाँ तक जो है वो है अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बाइफर्केट कर रहा है, ठीक है, एंटर इनटू द पेल्विक ब्रिम तक, यहाँ तक जो है ये है मिडिल पार्ट, ठीक है। फिर एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स, ये जो है ये है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये है अपर, मिडिल और लोअर मोस्ट।
तो अपर की इंजरी में भी मोस्ट कॉमन यही है कि आप एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करें, ठीक है, और मिडिल में भी यही है, और बाकी जो लोअर थर्ड है उसमें फिर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिपेयर है तो वो आप इम्प्लांटेशन करते हैं, फिर उसमें आप बोरीज फ्लैप लगाते हैं, ठीक है। अगर आप अपर में आपको लग रहा है कि मतलब लेंथ ज़्यादा लॉस हो गई है, डैमेज ज़्यादा हो गया है, तो फिर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ट्रांस यूरेट्रोस्टोमी भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिडिल थर्ड में भी इस तरह से है कि अगर आप एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं कर पा रहे तो फिर आप ज़्यादा डैमेज हो गया है तो आप फ्लैप लगा सकते हैं, बोरी फ्लैप लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर यूरेनिमास बन गए हों या फिर एब्सिस हो गई हो तो फिर उसमें आप परकुटेनियस नेफ्रोस्टोमी भी कर सकते हैं। Confirm the patency at the end of the healing with the intravenous urogram or the retrograde studies. ओके, तो बेसिकली हम इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। यूरोलॉजिस्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं, हम रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम अर्ली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर हम मॉर्बिडिटी से बच सकते हैं। कैथेटराइजेशंस, वाटर टाइट रिपेयर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टोग्राफी इज असेंशियल इन दी ब्लैडर रिपेयर। 25% अनरिकॉग्नाइज यूरेटर इंजरी होती हैं, ठीक है, मोस्टली इप्सिलेटरल रीनल लॉस होता है इनमें। तो देखिए आप 25% अनरिकॉग्नाइज यूरेटर इंजरी होती हैं जो हमें इंट्रा ऑपरेटिवली पता नहीं चलती, हमें पोस्ट ऑप पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन के साथ। ऑलवेज सस्पेक्ट द यूरेटर इंजरी इफ द रिकवरी इज डिलेड। इंट्रा ऑपरेटिव सिस्टोस्कोपी एंड द डाई टेस्ट इफ द इंजरी सस्पेक्टेड। मेटिकुलस dissections and the anatomy awareness are the cornerstone of the prevention. Conservative management possible in the small and the non extensive injuries. तो उनमें फिर आप कैथेटराइज कर दें पेशेंट को और फिर आप फॉलो पे पेशेंट को बुलाएं। लेट फिस्टुला फॉर्मेशंस रिक्वायर द सर्जिकल रिपेयर। अच्छा, फिस्टुला का यही होता है कि अगर विद इन 48 फार्म हो गया तो फिर आपने इमीडिएट सर्जरी करनी है, और अगर आफ्टर द 48 आवर उसकी फिस्टुला फॉर्मेशन होती है आफ्टर दी सर्जरी, देन फिर आप आफ्टर 3 वीक्स आप सर्जरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ब्लैडर इंजरी का इंसिडेंस कितना है हम पढ़ चुके हैं, 0.02 से 8.3% है। मोस्ट कॉमन साइड इसकी कौन सी है ब्लैडर इंजरी की? मिड लाइन अबोव द इंटर यूरेट्रिक बार। यूरेटर इंजरी का इंसिडेंस है 1 to 2%। मोस्ट कॉमन साइट है इसकी पैल्विक ब्रिम और लेटरल सर्विक्स, यहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे ये बाइफर्केशन होती है कॉमन इलेक आर्टरीज की और यूरेटर क्रॉस करता है, तो उस साइड पे ये ज़्यादा इंजरी के रिस्क होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव आप कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको? आप एम्पटी करें ब्लैडर, अवॉइड द सुप्रापिबिक वेरीज, डायरेक्ट विजन ट्रोकास के थ्रू आप करें लेप्रोस्कोपी। आइडेंटिफाई द यूरेट्रिक पेरिस्टलाइसिस, आपने यूरेटर को पहले आइडेंटिफाई करना है। इंट्रा ऑपरेटिव अगर यूरिन लीक हो रहा हो, हेमेच्यूरिया हो रहा है, तो फिर आपने डाई टेस्ट करनी है, ठीक है। और जेट्स एब्सेंट है तो आपने रिकॉग्नाइज करना है कि देयर मस्ट बी द डैमेज ऑफ द यूरेटर। ब्लैडर रिपेयर आप इसके साथ करेंगे 2-0 के साथ करेंगे, दैट इज़ द एब्जॉर्बेबल सुचर, और कैथेटराइज कर देंगे आप इसको 2 वीक के लिए। उसके बाद आप सिस्टोग्राम करेंगे, फिर उस पर कंफर्म करेंगे कि अभी तक कोई लीकेज तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप कैथेटर रिमूव करेंगे। यूरेटर रिपेयर अपर में आप कैसे करेंगे? ड्यू टू दी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस के थ्रू करेंगे आप, ठीक है। और मिड में भी आप एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे, और लोअर में आप इम्प्लांटेशन करेंगे विद द बोरी फ्लैप, मोस्ट कॉमन। और हिज के साथ भी, सॉसेज के साथ भी आप कर सकते हैं। और 25% यूरेटर इंजरी जो होती हैं वो अनरिकॉग्नाइज होती हैं। लाइगेशन रिस्क 91% हायर इन द यूरेटर ट्रैक्ट इंजरी वर्सेस द अदर कॉम्प्लिकेशन, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रोक आर्टिकल। Okay, so let's discuss some chart from the guideline. So what are the risk factors for the ureter tract injury? We discussed it, that is the endometriosis, cancer, adhesions due to the previous surgery, infection, and
inflammatory disease, severe genital organ prolapse, obesity, pregnant uterus. So these are the risk factors that increase the risk of the urinary tract injury. Okay, so what are the safety measures to prevent the laparoscopic electrosurgical complication? That is the inspect the insulation carefully before we will use. ठीक है, तो क्योंकि मोस्ट कॉमन काज यही होता है कि डायथर्मी की वजह से होती है, तो आप बायपोलर यूज़ करें और केयरफुली यूज़ करें इसको, और इंटरमिटेंट एक्टिवेशन करें. ठीक है, मतलब जब आपको यूज़ करनी हो तब ही आप एक्टिव करें, उसको ऑन ना रखें. ओके, सो यूज़ द लोवेस्ट पॉसिबल इफेक्टिव पावर सेटिंग, use the available technology, और use a low voltage waveform for the monopolar diathermy. अगर आप मोनोपोलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लो वोल्टेज यूज़ करें. अगर आप पॉसिबल है तो फिर आप बायपोलर यूज़ करें, दैट इज़ द बेस्ट. एंड यूज़ अ ब्रीफ इंटरमिटेंट एक्टिवेशन. ठीक है, डोंट एक्टिवेट in a dose proximity or the direct contact with the another instrument. Ensure that the both heel and the tips of the bipolar forceps are kept under the direct view when activating. Okay, so these are the safety point to prevent the ureter injury. ठीक है, तो टाइप्स कौन सी हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं. एंगुलेशन, क्रश, लाइगेशन, थर्मल, लेसरेशन, ट्रांजैक्शन और रिसेक्शन. Surgical principle of the ureter repair: adequate but the careful debridement to avoid the shortening of the ureter. Debridement may be needed to enable the use of the healthy ureter for the reanastomosis. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो आप एडिक्वेट और केयरफुल डिब्राइमेंट करेंगे ताकि उसकी शॉर्टिंग को ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए. ठीक है, और एडिक्वेट बट द केयरफुल डाइसेक्शन टू अवॉइड दी डीवैस्कुलराइजेशन. डाइसेक्शन तो आप करेंगे उसकी, ठीक है, ताकि डीवैस्कुलराइजेशन ना हो, और मोबिलाइजेशन भी करेंगे. मे बी नीडेड टू लेंथन द यूरेटर फॉर द एनास्टोमोसिस. उसके लिए फिर आप मोबिलाइज करेंगे. तो सबसे पहले आपने डिब्राइमेंट की, उसके बाद आपने डाइसेक्शन की, और फिर आपने मोबिलाइजेशन की, फिर आप एनास्टोमोसिस करेंगे. एनास्टोमोसिस मस्ट बी द वाटर टाइट, टेंशन फ्री, स्पैटुलेटेड और द फिश माउथ. और आप सुचर कौन सा यूज़ करेंगे? यूज़ द एब्जॉर्बेबल एंड द इंटरमिटेंट सुचर. अवॉइड यूजिंग टू मेनी सुचर. यूज़ द ड्रेनेज, ड्रेन लगा देते हैं आप. ठीक है, और यूरेटर स्टेंट लगाते हैं आप. ब्लैडर कैथेटराइजेशन करते हैं. रीटोपेरिटोनियल एनास्टोमोसिस साइड ड्रेन भी आप लगाते हैं. ठीक, अच्छा. कंसीडर द ओमेंटल फ्लॉप टू कवर द रिपेयर साइड. ओमेंटम फ्लैप आप लगा दें जहाँ पे आपने रिपेयर किया है, टू इंक्रीज द वस्क्युलरिटी. व्हेन पॉसिबल रिपेयर बाय द लेप्रोस्कोपी. अगर पॉसिबल है, आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, तो फिर आप बेटर यही है कि आप लेप्रोटमी की जगह आप लेप्रोस्कोपिकली रिपेयर करें. ओके, सो दी स्टार्ट्स फ्रॉम दी गाइडलाइन.